हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में दिख रहा होगा कि वी आर डन विद द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, सो हमने समझ लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम आरडीएनए कैसे बना रहे हैं, राइट? क्या क्या प्रोसेस है, डीएनए को कैसे क्या करा हमने, कैसे चीज़ें हैंडल करी, ये सारी चीज़ें वी आर डन विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक, अब हम उस नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे एप्लीकेशंस में। कहाँ कहाँ ये आरडीएनए को आप यूज़ कर सकते हो? तो एप्लीकेशन बताता है कि आप इसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो और मेडिसिन्स को बनाने में यूज़ कर सकते हो। एग्रीकल्चर मतलब हर साल फसलें इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स की वजह से या कोई भी अननोन रीज़न की वजह से। तो क्या हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने उस फार्मर्स की मेहनत और ये सारी जो हम केमिकल वाला जो वेजिटेबल खाते हैं, क्या उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसकी यूज़ होती है वैक्सीन और मेडिसिन बनाने में। वैक्सीन एज इन जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी तो पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट उसमें लगाया गया। आज के डेट में जो लार्ज स्केल पे जो बनती है मेडिसिन, दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में यूटिलाइज करने वाले हैं। तीसरी चीज़ उसमें पढ़ेंगे हम जीन थेरेपी। क्या किसी ऐसे डिजीज़ को सही किया जा सकता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इनबॉर्न वैसे डिजीज़ के साथ बॉर्न हुआ है, क्या वैसे डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। चौथी चीज़ इस चैप्टर में आएंगे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। वो एनिमल्स जिनको मॉडिफाई करके उन पे टेस्ट किया जाता है कि कैसे वैक्सीन और मेडिसिन हमारे ऊपर रिएक्ट करेगी। दैट मीन्स कि आपके तक वैक्सीन पहुँचे उसके पहले उसको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। लास्ट चैप्टर कंक्लूड होता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गया या बायोटेक्नोलॉजी हो गई या फिर कुछ भी ऐसा, जैसे हम कभी कभी क्या होता है ना, बायो को यूज़ करते करते कभी कभी कोई चीज़ें हम एक्सेस यूज़ कर देते हैं। उस एक्सेस यूज़ की वजह से चीज़ें ख़राब भी होने लगती हैं। तो इंडिया ने एक गवर्नमेंट की कमिटी बना रखी है जिसको कि GIC कहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एक्वायर्ड कम्युनिटी। वो कम्युनिटी ये डिसाइड करती है कि वो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो सही प्रोसेस पे चल रहा है, क्या वो लीगल स्टेप फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ वो कंपनी देखती है, राइट? तो पूरा चैप्टर का मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। और 3 पॉइंट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एग्रो बेस्ड केमिकल एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड केमिकल एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड मतलब केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पे भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है। जेप्टो खोलो तो उस पर दिखता है ऑर्गेनिक टमाटो, ऑर्गेनिक बनाना। ये ऑर्गेनिक का मतलब बिना पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को यूज़ किए हुए वो प्योर तरीके से ग्रो हुआ है। कैसे पॉसिबल है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तीसरा इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक, तो ये 3 सब पॉइंट्स हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। सबसे पहले शुरू करेंगे एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर में क्या है ना, फसलों के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर पानी ना मिले, प्रॉपर मॉनसून ना हो तो ख़राब हो जाता है, सारा मेहनत इज़ वेस्टेड, टोटली वेस्टेड। आधे फसलें ख़राब हो जाती हैं इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स, इन सब की वजह से। काफ़ी रीजंस गिनवा सकते हैं जिसकी वजह से हमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ा एग्रीकल्चर में। ओके, जब आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो ना कोई चीज़ को मॉडिफाई करने में या कोई नई चीज़ बनाने में, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीन्स के मॉडिफाई करके आपने एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स होते हैं, या फिर जीएमओ को यूज़ करके आप किसी प्लांट को कैसे मॉडिफाई करते हो, क्या क्या करते हो आप उसमें। ड्रॉट रेजिस्टेंस करते हो कि अगर सूखापन आ भी जाए तो उसको कोई फर्क ना पड़े। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस करते हो कि अगर आप उसमें पेस्टिसाइड अगर डाल भी रहे हो तो उसको पेस्टिसाइड से फ़र्क ना पड़े। तीसरा आप करते हो उनकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करते हो, इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी ऑफ प्लांट्स। क्या चीज़ की इफ़िशियंसी? टू टेक अप द न्यूट्रिएंट्स, टू टेक अप द न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो नीचे सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके, उस चीज़ को हम मॉडिफाई करते हैं, राइट। तो ये सारे कुछ प्लस 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 पॉइंट हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट को सोचना पड़ा कि यस, हमें फॉर्म करना चाहिए जीएमओ प्लांट। आपको भी दिख रहा है कि हाँ, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं किसी प्लांट में तो किसी भी फसल को बचाना कितना आसान हो जाता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि क्या चीज़ बनाई गई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, हमने बनाया जीएमओ को यूज़ करके बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, देन वी फॉर्म बीटी टोमेटो, पोटैटो, देन हमने फॉर्म किया गोल्डन राइस। तो ये सारी चीज़ें हमने फॉर्म करी जीएमओ को यूज़ करके। तो क्या ये चीज़ें नॉर्मल जो मार्केट में कॉटन, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो मिलता है उससे अलग है? बिल्कुल अलग है। न्यूट्रिशन के मामले में भी अलग है और दवाई से छिड़की हुई प्रोडक्ट को यूज़ किया उससे भी अलग है। हाँ, अगर आप इतना ज़्यादा इसको मॉडिफाई करके मार्केट में बेचोगे तो भाई एक्सपेंसिव बिकेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सबसे पहले बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में। किसके बारे में? बीटी कॉटन के बारे में, जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है बिल्कुल एकदम अच्छे से, हम भी अच्छे से करेंगे। बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है? बैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया। क्या करा हमने इस बैक्टीरिया का? इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा टॉक्सिन जीन है जो हमारे प्लांट को बचा सकता है किसी भी डिजीज से। क्या है इस बैक्टीरिया के पास? टॉक्सिन जीन which can protect the plant from any harmful diseases। किसी भी डिजीज से आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक, बड़े काम का बैक्टीरिया निकला ये तो। अब हमने किया क्या? वी आइसोलेटेड द टॉक्सिन जीन इस बैक्टीरिया से। ठीक, अब अगर ये इतना ही टॉक्सिक है तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं हार्म कर रहा? घुमा के फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाता है बायो में। अगर ये टॉक्सिक है तो बैक्टीरिया को इससे खतरा क्यों नहीं है? सबसे बड़ा मिस्ट्री वाला क्वेश्चन था जब इस पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्रोसेस में आपको बताती हूँ इसमें कैसे आइसोलेट किया है इसको। सबसे पहले हमने क्या करा? आइसोलेटेड बीटी टॉक्सिन जीन। क्या आइसोलेट करा? बैक्टीरिया में से वो जीन को आइसोलेट कर दिया जिसकी वजह से प्लांट खराब हो रही थी। आइसोलेट करके क्या करा हमने? उसको मॉडिफाई किया। ऐसा मॉडिफाई कीड़े वगैरह खाने आए तो फसलें खराब ना हो। मॉडिफाई किया तो क्या हुआ? इस पे इंसेक्ट ने फीड किया। इंसेक्ट फीड ऑन प्लांट। क्या करा?
इंसेक्ट ने प्लांट के ऊपर फीड किया। अब इंसेक्ट को थोड़ी पता है कि आपने अपने फसल पे दवाई छिड़की हुई है, वो तो आएगा ही आएगा खाने। तो वो आया जैसे डेली आता था। तो बैक्टीरिया में से सबसे पहले जीन आइसोलेट करा, मॉडिफाई करा, मेडिसिन बन गई। अब उसको पूरे अपने लैंड पे स्प्रे कर दिया। अब जिस इंसेक्ट को आना था वो इंसेक्ट आया एंड खाना शुरू किया। अब क्या होगा, द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जीन will be activated in the gut of insect। कहाँ एक्टिवेट हो जाएगा ये? इंसेक्ट की गट में। यहाँ क्यों नहीं हो रहा था? ऐसा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में क्या था जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया को खतरा नहीं था? जा करके एक्टिवेट हुआ तो हुआ कहाँ? इंसेक्ट की गट में। वाई? टॉक्सिन जीन एक्टिवेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पीएच। इस टॉक्सिन जीन को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? एल्कलाइन पीएच चाहिए। एक बेसिक मीडियम चाहिए इसको इनएक्टिवेट से एक्टिव होने के लिए। ठीक, दैट मीन्स ये एल्कलाइन पीएच इसको बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो उस बैक्टीरिया की बॉडी में कैसा था? इनएक्टिवेटेड। एक्टिवेट कब हुआ? जब उसको कैसा पीएच मिला? एल्कलाइन पीएच। तो एल्कलाइन पीएच में जाते ही ये बीटी टॉक्सिन क्या हो गई? एक्टिवेटेड। और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा ये? प्रोड्यूसेस क्रिस्टलाइन प्रोटीन, मतलब ये जीन एक क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर बनाएगी। और क्रिस्टलाइन प्रोटीन के बाद होगा क्या? एंड विल क्रिएट पोर्स इन द गट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के गट में क्या क्रिएट कर देगा? पोर्स। एंड इवेंचुअली होगा क्या? इंसेक्ट विल डाई। हमें यही करना था। वो इंसेक्ट आया था फसल को खराब करने के लिए एंड हमने उसकी डेथ करवाई। कैसे? इस बैक्टीरिया का टॉक्सिक जीन यूज़ करके। और वो टॉक्सिक जीन बैक्टीरिया की खुद की बॉडी में कैसा है? इनएक्टिवेटेड। एक्टिव कब हुआ? जब उसको एल्कलाइन पीएच मिला। एल्कलाइन पीएच होते ही जो इंसेक्ट की गट वॉल थी उसमें पोर्स क्रिएट हो गए। और जब ये इनएक्टिवेट से एक्टिवेट होता है तो वर्ड यूज़ करते हैं हम क्रिस्टलाइन प्रोटीन। और पोर्स क्रिएट होने के बाद हुआ क्या? इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो बीटी वाला ये प्रोसेस पूरा यूज़ करके हम बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, एनीथिंग वी कैन प्रोड्यूस। अनदर इंफॉर्मेशन, उस जीन का नाम क्या है जो उस टॉक्सिक को कोड कर रहा है? उस जीन का नाम है जीन विच कोडेड फॉर दिस टॉक्सिन जीन, क्राइजीन। क्या नाम है जीन का? क्राइजीन। याद रखना है, जीन का नाम क्या है? क्राइजीन। और ये क्राई का मतलब क्या है? कहाँ से वर्ड उठाया है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन से इस वर्ड को उठाया है। क्रिस्टलाइन क्यों? क्योंकि एक्टिवेट होने के बाद ये क्रिस्टलाइन जैसा, क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो जीन का नाम भी वही रख दिया। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्राइजीन। ऐसे बहुत सारे क्राइजीन होते हैं, जैसे क्राई AC एंड क्राई 2
AB। ये क्या प्रोटेक्ट करता है? अगर ये जीन को आपने मॉडिफाई किया तो ये क्या प्रोटेक्ट करेगा? कौन सी डिजीज़ नहीं होने देगा? कॉटन बॉल वॉर्म नहीं होने देगा, कॉटन बॉल वॉर्म नहीं होने देगा। फिर क्राई 2AC, ये क्या नहीं होने देगा आपका? कॉर्न बोरर नहीं होने देगा। मतलब ये सब कुछ ऐसे डिजीज़ के नाम हैं जो बार बार कॉटन प्लांट में हो रहे थे। तो हमने देखा कि भाई ऐसा एक टॉक्सिक जीन प्रेजेंट है बीटी कॉटन में जो ये सारी चीज़ें होने से रोक सकता है। अब कुछ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी ने जो फसलें खराब करती हैं, ठीक, जैसे कि लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस, डायप्टेरंस। ये कुछ मतलब इंसेक्ट की फैमिली का नाम है जो खराब कर रही थी फसलें। डायप्टेरंस में कौन आता है आपका? फ्लाइज और मॉस्किटो। कोलियोप्टेरंस में कौन आता है? बीटल्स। और लेपिडोप्टेरंस में कौन आते हैं आपके? टोबैको बर्डवॉर्म, टोबैको बर्डवॉर्म। तो ये जो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट के नाम हैं जो मैंने कॉमन नेम भी लिख दिया, इनको एक बायोलॉजिकल नेम दिया गया है। ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आपका कॉटन का प्लांट, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, उन सब की फसलें खराब कर रहा था। तो हमने देखा कि बीटी में एक जीन प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ जीन है जो पर्टिकुलर डिजीज़ होने से रोक रहा है। एंड इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए वी प्रोटेक्टेड आवर प्लांट। दिस वॉज ऑल अबाउट, जो पहला हमने एप्लीकेशन पढ़ा एग्रीकल्चर का, ये था बीटी का कंसेप्ट, राइट। अब दूसरे क्लास में एग्रीकल्चर का दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाएंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब कुछ ऐसे प्लांट जो ज़्यादा ही इवेंचुअली अफेक्ट हो जाते हैं पेस्ट से एंड काफ़ी लॉस होता है उससे, राइट। तो इस सारे एप्लीकेशंस को स्मॉल वीडियो सेक्शंस में देखेंगे, एक ही साथ सारा इकट्ठे नहीं, ठीक। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन, दैट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, और टेक्निक का नाम है RNA इंटरफेरेंस। थैंक यू सो मच।